जय भीम। मैं सबसे पहले इनकी बात का ही जवाब देना चाहता हूँ। आज हम लोग संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के मंच पे खड़े हैं। यहां से कोई भी अमर्यादित शब्द बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं शब्दों में बस ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये कहा था, उसी की परिभाषा में बता देना चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, समझ रहे हो। और बात रही मेरा रूप देखने की, अपना रूप उस दिन दिखा देंगे जिस दिन यहां कोई मामला होगा, आंदोलन होगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, चमड़े का जूता पहनता हूं, और जब अधिकार मुझे दिखते हैं कि छीन रहे हैं, मैं आपको एक असलियत बताना चाहता हूं कि चमड़ा उधेड़ने का हमारा खानदानी कारोबार है। आप पता कर लेना। जो लोग हमारे लोग कमजोर समझते हैं, जो लोग कभी घोड़ी रोकते हैं, कभी उन पर हमले करते हैं, उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि हमारा चमड़ा उधेड़ना खानदानी कारोबार है। हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और अधिकार छीनने पर जूता सर पे बजाकर अधिकार छीनना भी जानते हैं। तीनों काम। तो सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित यहां पर उपस्थित भीम आर्मी एएसपी के हमारे मंडल, संभाग, जिले के तमाम पदाधिकारी, इस उज्जैन संभाग के जिलाध्यक्ष प्रभारी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और हमारे सम्मानित हमारे मामा जी और मेरी माताओं बहनों, आज जिस प्रकार से आप लोगों ने ये रोड शो इतनी धूप में किया है, इससे यह पता चलता है कि आज हमारे भारतवर्ष में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को समाज समझने लगा है। आज हमारा जो वर्ग है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी वर्ग है, वो बाबा साहब को समझ चुका है। वो समझ चुका है कि संविधान की सुरक्षा जब तक करते रहेंगे, जब तक मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी को न्याय मिलता रहेगा। वो इस बात को समझ चुका है, और आज वो भीम आर्मी के माध्यम से वो घरों से निकलने लगा है। जो हमें बाबा साहब ने दिया, अगर मैं बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बड़ा लंबा जाना है और अर्जेंट जाना है। हरियाणा में एक हमारे मोनू वाल्मीकि भाई की हत्या कर दी गई है, मुझे वहां पहुंचना है किसी भी सूरत में कल। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने जितना भी संघर्ष किया, मैं यहां पर बैठी हुई बहनों को और माताओं को यह बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब की जो धर्म पत्नी थी, वो उंगले पात कर बाबा साहब को धन देती थी कि डॉक्टर अंबेडकर आप विदेश में पढ़ने के लिए जाओगे और आप इतनी मेहनत से पढ़ोगे, इतनी मेहनत से पढ़ोगे कि आप हमें इस एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग जो हमारा देश के अंदर वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इस पर रोज हमले होते हैं, इसकी जमीनों को छीना जाता है, हमारे लोगों पर कमजोर समझकर गोलियां चलती हैं, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पर रोका जाता है। ये क्यों है? आपको एक ऐसा आइन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है जो देश में प्रत्येक नागरिक को समानता दे, भाईचारा स्थापित करे, बंधुता दे, एक मजदूर किसान के बेटे को भी वही सम्मान मिले जो देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बेटे को मिलता है।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये संकल्प लेकर इंग्लैंड की कोलम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए और जहां जब लाइब्रेरी में रात को पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को 2 बज जाते थे तो वहां के अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये अंबेडकर तुम रात दिन जागते हो, रात को भी नहीं सोते हो लाइब्रेरी में, आखिर आप करना क्या चाहते हो? आखिर आपने इतना पढ़ने का जुनून कहां से आया? आखिर आप सोते क्यों नहीं हो? बाबा साहब ने उन अंग्रेजों को उत्तर दिया कि मैं इसलिए जाग रहा हूं कि देश में मेरा SC ST OBC समाज सो रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूं। जिस दिन मेरा SC ST OBC समाज, जिस दिन मेरा अल्पसंख्यक समाज भारत देश के अंदर जाग गया, मैं सो जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और वहां से इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से प्रथम डिग्री स्थान प्राप्त करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से लौटे। भारत देश आजाद होने के बाद जब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि हमारा देश तो आजाद हो गया है, लेकिन चलेगा कैसे? इसको चलाने के लिए एक ऐसे संविधान, एक ऐसे आइन की आवश्यकता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है जो सबको समता और समानता और बंधुता का पैगाम दे। तो चुनाव हुआ। चुनाव में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को महाराष्ट्र से लड़ने के लिए भेजा गया, जो वहां के तानाशाह राजा थे, जो समानता नहीं चाहते थे, जो गोली और बंदूक के दम पर आज भी सत्ता और विधायक MP बनने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सांसद का चुनाव महाराष्ट्र से कैंसिल करके, क्योंकि वहां पर बाबा साहब का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। महाराष्ट्र में उन लोगों ने कहा कि एक अगर मजदूर और किसान का बेटा अगर संसद में चुनकर चला जाएगा तो राजघरानों में हाहाकार मच जाएगा, फिर पैसे वाला कोई नेता नहीं बनेगा, एक मजदूर किसान का बेटा भी सांसद और विधायक बनने लगेगा, ये बहुत विडंबना हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा मैं कुछ भी करूं, रात दिन कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगा कि एक मजदूर किसान का बेटा भी वो संसद विधान बनता रहेगा। मैं ऐसा संविधान, मैं ऐसी व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव के लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल चले गए और पश्चिम बंगाल जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सांसद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहां पर हमारे जो चंडाल समाज है और हमारा वहां पर मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता था, लेकिन वहां से सबसे पहले एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उसी सीट से, उसी लोकसभा सीट से एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया गया। लेकिन जब वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति पहुंचा तो मुस्लिम समाज ने एक जलसा बुलाया। वहां पर चंडाल समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक दलित समाज का एक ऐसा बेटा आया है जो विदेश में पढ़कर आया है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अगर हम उसे संसद में भेज देंगे तो हमारे हितों की सुरक्षा कर सकता है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना टिकट काटकर बाबा साहब को निर्वाचित करके वहां से पूरा सहयोग किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान में भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब संसद में गए और देश की सरकारों ने बाबा साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी, उससे पहले एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में कांग्रेस ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि देश और दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है जो संविधान को लिख सकता है। पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ और वो दलित समाज का बेटा, दलित समाज का लौह पुरुष
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनेगा कि देश के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा अगर कोई बुद्धिमानी है, तो वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। एक वही ऐसा माइकलाल है जो देश का आईन, देश का संविधान, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मादा रखता है। बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखकर तैयार करने लगे, तो बाबा साहब ने सोचा कि इस देश के अंदर 90% आबादी वो रहती है जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। ये आबादी देश के अंदर 90% रहती है। अगर मैं संविधान में इनके हितों की रक्षा नहीं कर पाया तो संविधान लिखने का फिर फायदा क्या होगा? अगर मैं इनके अधिकारों की सुरक्षा संविधान में अगर नहीं कर पाया तो संविधान लिखने का फिर फायदा क्या होगा? कल भी इन मेरे भाइयों को, इन मेरी बहनों पर हमले होंगे, इनकी इज्जतों पर हाथ डाला जाएगा, मेरे बुजुर्गों के पर लाठियां चलेगी, गोलियां चलेगी, मेरे समाज की लोगों की जमीनों को छीना जाएगा। लेकिन मैं संविधान में एक ऐसा आईन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी धाराएं, ऐसा अनुच्छेद, ऐसी भाषा लिखना चाहता हूं कि अगर मेरे समाज के कोई हाथ भी लगाए तो 302 लेकर सलाखों के पीछे जाए। अगर मेरे समाज पर कोई गोली चलाए तो 302 लेकर सलाखों के पीछे जाए। मैं ऐसा संविधान तैयार करना चाहता हूं। तो समाज के लोगों, आपके लिए बाबा साहब ने कितनी भी मुसीबतें झेली, कितने भी आपके लिए पापड़ झेले, बस बाबा साहब को यह याद था कि अगर मैं संविधान अगर नहीं लिख पाया मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन रोज मेरे समाज के लोग नदी और नालों में मरेंगे, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए बाबा साहब ने बेहद मुसीबतों से, बेहद संघर्ष से आपके लिए संविधान तैयार किया और आपको सब अधिकार दिए। और अधिकार देते हुए जब ये सोचा कि मेरा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, इन्हें मजदूर बनाकर रखा है, इन्हें डराकर जंगलों में चढ़ा रखा है, तो बाबा साहब ने कहा क्यों न मैं इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करूं। मैं इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करूंगा तो शिक्षा इन्हें मुफ्त में मिलेगी। कल ये शिक्षित होंगे, कल ये डीएम और कलेक्टर बनेंगे, इनकी कलम में ताकत होगी। जो समाज शिक्षित होता है, जो समाज पढ़ा लिखा होता है, बाबा साहब ने यही कहा कि जिस दिन मेरे समाज में डीएम और कलेक्टर, इंजीनियर और वकील पैदा हो गए, उस दिन मेरे समाज का शोषण होना बंद हो जाएगा। और आज यही देन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। आज समाज के अंदर डीएम भी है, कलेक्टर भी है, एसपी भी है, डीएम भी है और सीएम भी है। बहुजन समाज के लोगों, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। जिस समय बाबा साहब आपके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे, पूरे देश के नेता नाराज हो गए, गांधी जी अनशन पर बैठ गए, कहने लगे कि अम्बेडकर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक मजदूर किसान के बेटे को हमारे बराबर में बिठाना चाहते हो? तुम एक मजदूर किसान के बेटे को आरक्षण देकर संसद और विधानसभा में भेजना चाहते हो? तुम एक मजदूर और किसान के बेटे को डीएम और कलेक्टर बनाना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूं कि एक मजदूर और किसान का बेटा डीएम और कलेक्टर बनेगा। और बाबा साहब ने गांधी जी को कहा, हे गांधी जी, कान खोलकर सुन लो कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। आज के बाद किसान और मजदूर का बेटा भी डीएम, सीएम और पीएम बनता रहेगा। ये बाबा साहब की देन है। आज एक उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा, दलित की बेटी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती, अगर गरीब की बेटी मुख्यमंत्री बनी है तो एक परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ जैसे शहर में साहब काशीराम जी के फोटो लगी है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और इस प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश है, जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के सांसद और विधायक हैं, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन आज हुआ क्या? आज हुआ क्या? बाबा साहब के संघर्ष की तो बात बता दी। बाबा साहब ने तो अपने जो उन्होंने करना था वो किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? यह सवाल है। क्या हम बाबा साहब के दिए आरक्षण को बचा पाए? क्या हम संविधान की सुरक्षा कर पाए? एक देश में व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो दिल्ली जंतर मंतर पर संविधान चलाने की हिम्मत करता है। क्या खून ठंडा हो गया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बहुजन समाज के लोगों, कभी कभी आजादी के लिए चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। चरखा चलाने से आजादी आती तो भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ता। अगर चरखा चलाने से आजादी आती
तो चंद्रशेखर को फांसी नहीं होती। अगर चरखा चलाने से आजादी आती तो अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी नहीं होती। बलिदान स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए कभी कभी अधिकारों के लिए बलिदान देना पड़ता है। और आज भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही वादा कर रहा है कि आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके अधिकारों के लिए अगर लहू भी कुर्बान करना पड़ा तो किया जाएगा बहुजन समाज के लोगों। लेकिन जो लोग हमारी कौम पर कमजोर समझकर उन पर हमले करते हैं, कभी उनकी बातों को रोकते हैं, कभी उनको पीट दिया जाता है, उनको ये कह देना कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे, ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे और सांप से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। उन्हें बता देना कि हमारा भाई आया था, औकात में रहे, औकात में रहे। तो तमाम बहुजन समाज के लोगों, अगर इस मध्य प्रदेश की बात की जाए, हम लोगों ने इस प्रदेश के अंदर हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, वो 27% रहता है और हमारा जो शेड्यूल कास्ट वर्ग है वो 15% रहता है और जो शेड्यूल ट्राइब वर्ग है वो 21% रहता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या 27% आपको अधिकार मिले हैं? पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछना चाहता हूं। आप देखिए संसद और विधानसभा में आपके कितने एमपी और एमएलए हैं। आप इस जिलों के अंदर नेट पर सर्च मारिए, कितने आपके डीएम और कलेक्टर इस सरकार ने लगाए हैं। केवल हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करा के क्या आप हमेशा से राजनीति करोगे? नहीं, मैं यहाँ की सरकार से बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अधिकारों की है, ये लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की है। जिन लोगों ने हिंदू और मुसलमान के दम पर दंगे कराकर सत्ता हाथी आई, अब बाबा साहब के बच्चे तैयार हो गए हैं, अब संविधान के दम पर सत्ता बनाएंगे। संविधान के दम पर जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। यहाँ अधिकारों की लड़ाई करने के लिए हम लोग आए हैं, अधिकार मांगने के लिए आए हैं और अधिकार अगर नहीं मिलेंगे तो अधिकार छीन ले जाएंगे। यहाँ का मामा सरकार सुन ले। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, लेकिन जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये लोग नहीं समझेंगे कि हम बहुजन समाज के लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने हिंदू और मुसलमान कराकर फिर से सत्ता में दोबारा वापस आए। अब इन्होंने हिंदू मुसलमान कराकर जब चुनाव आता है तो ये बॉर्डर पर हमला करा देते हैं, मिलिट्री को लड़वाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह गलती किसकी है? आप लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप लोग गुमराह होंगे तो आपका नाश करने के लिए दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये जान लीजिए। आपको यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को समझना होगा, SC ST OBC के लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं। आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा। और इन ब्राह्मणों ने देखो क्या चाल चली। अभी जो 14 अप्रैल चल रहा है, 14 अप्रैल पे कोई जिला ऐसा नहीं जो बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहा है। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो बाबा साहब की जयंती नहीं मना रही है। अरे आज तो कमाल हो गया, जिन लोगों ने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया वो आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये खौफ है भीम आर्मी का, ये भीम आर्मी का खौफ है कि जिन लोगों ने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया वो हरामी लोग आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब के बच्चे अधिकार छीनने के लिए तैयार हो गए हैं, अधिकार मांगने के लिए वो रोड पर आने लगे हैं। इसलिए आज कहते हैं कि ये सरकार का फरमान है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाइएगा। अच्छा, बहुत इतना खौफ हो गया है। पहले गाली देते थे, पहले कहते थे कि अम्बेडकर क्या करने वाला है। अब गरीब और मजदूर का बच्चा रोड पर चलना सीख गया है। अब मजदूर और गरीब का बच्चा अब संविधान लेकर अधिकार मांगने लगा है। अब आप लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाना चाहते हैं। अच्छा, ये समझ गया है। और ये लोग क्या चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग जिस तरह इस देश के अंदर मनोव्यवस्था में जो लोग पूजा पाठ होती है, ये लोग बाबा साहब को भी अवतार बनाना चाहते हैं। अवतार कि ये तो अवतार हैं। जनाब, हम बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब अवतार नहीं है। बाबा साहब सबके बाप के बाप हैं, सबके बाप के बाप हैं और सबके बाप के बाप रहेंगे।
बाबा साहब देश के संविधान निर्माता हैं और संविधान निर्माता थे और संविधान निर्माता ही रहेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, वो लोग आज पूजा पाठ करके कल मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि तो भगवान है। नहीं, हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं बेटा। हम केवल संविधान की बात करते हैं, हम केवल अधिकार की बात करते हैं। हमें मनुवादी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हम 85% लोग हैं, हम अधिकारों की बात करना चाहते हैं। और साहब काशीराम जी ने कहा था कि आप 85% लोग हैं, कब तक भीख मांगोगे, कब तक इन लोगों से अधिकार मांगोगे, कब तक रोड पर लड़ोगे, कब तक जेल जाते रहोगे। आप 85% हैं तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मिलकर क्यों न अपनी सत्ता तुम बना लेते हो, क्यों न अपना DM और CM तुम तैयार कर लेते हो। और अधिकार मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। देने वाला हमेशा राजा होता है और मांगने वाला हमेशा भिखारी होता है। और इन लोगों ने क्या चोट की, अभी कहते हैं आरक्षण तो भीख है। हमने कहा अच्छा, आरक्षण भीख है। मैंने कहा साहब हमें आप भीख क्यों देते हैं, आप बंद कर दीजिए ना आरक्षण। लेकिन हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम गटर में नहीं कूदेंगे। झाड़ू लगाइए, हम DM और कलेक्टर बनेंगे, हम CM और PM बनेंगे। झाड़ू आप लगाइए, कीजिए खत्म आरक्षण को। आइए तो सही। ये बाबा साहब का बच्चा बोल रहा है, कोई मनुवादी का बच्चा नहीं बोल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बच्चा बोल रहा है। आइए मैदान में करिए बहस। हम उन मानववादी लोगों से बता देना चाहते हैं कि बेटा जिस दिन अपने पे आएंगे ना, तुम तो मजाक करते रहते हो, जिस दिन हमने मजाक कर लिया ना तो भगदड़ मच जाएगी देश में, ध्यान रखना। हम लोग हैं, जितने हम सहनशील लोग हैं। हमारी क्रांति का उदय वही होता है जहां हमारी सहनशीलता खत्म होती है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सहनशीलता खत्म नहीं की जाए, यहाँ मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं किया जाए। मुस्लिम हमारा भाई है भाई, और संविधान में सबको आजादी दी है। और सरकार से बता देना चाहते हैं, अरे आप दिल जीतिए, काहे को डरा कर आप सत्ता हथियाना चाहते हैं। अब डरकर कोई वोट नहीं देने वाला, अब दिल जीतिए, मुस्लिम के लिए काम कीजिए ना। आप जाति और धर्म को छोड़ दीजिए। बाबा साहब जाति और धर्म के खिलाफ थे, उन्होंने तो जाति सर्वनाश पर एक किताब लिखी है। हम लोग जाति का विनाश करना चाहते हैं। हम प्रथम और अंतिम में केवल भारतीय हैं, हमारी यही पहचान है। हम एक संविधान में सबको आजादी मिली है, हमारी यही पहचान है। आप लोग जाति और धर्म के नाम पर क्यों डराना चाहते हैं? और जाति और धर्म के नाम पर अगर डराओगे तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने सरकार को पहले भी चुकाया है। यहां अगर सरकार हमारे लोगों का उत्पीड़न करेगी, अगर बेवजह हमारे लोगों को सताया जाएगा, तो यहां युद्ध भी है, झंडे और डंडे वाला, और फिर संविधान वाला बुद्ध भी है। जैसे वो समझेंगे हम समझा देंगे। तो अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आप एक संदेश दें। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपस में एक होकर रहे। इन मनुवादी लोगों की जो विचारधारा उसको सफल न होने दें, और जो ये लोग चाहते हैं उस साजिश को कामयाब न होने दें। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, जिस दिन आप लोग एक हो गए, आपको कोई सत्ता में आने से नहीं रोक सकता, ये जान लो। आपकी कोई सत्ता आने से नहीं रोक पाएगा। और जिस समाज का DM और CM होता है, उस समाज पर कोई कभी उत्पीड़न नहीं होता है, ध्यान रखना हमारी बात का। बाकी आपके लिए आंदोलन करते रहेंगे। आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान, आपके अधिकारों के लिए लहू का एक एक कतरा बाकी जो रह गया है वो आपके अधिकारों के लिए लड़ने काम आएगा। बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने संवैधानिक रूप से भी आपको बताया, लेकिन क्रांतिकारी 2 शब्दों में अपनी बात को विराम दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत। अभी नहीं कहेंगे। जैश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो गांव कालाकोट तहसील बानपुरा में मांगलिक भवन नहीं बनने दे रहे हैं, वहां के बीजेपी विधायक, देखिए सुनिए हमारी बात, हम किसी बीजेपी विधायक को नहीं जानते और न हम किसी नेता को जानते हैं। हम केवल भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ही सब चलता है। जिसको जनता ने चुनकर संसद और विधानसभा में भेजा है, हम उसका सम्मान करेंगे। आगे भी किया है, पहले भी किया है। लेकिन अगर सत्ता के दम पर हमारे लोगों के रास्ते में अगर अड़चन बनोगे, अगर हमारे लोगों को दबाओगे, तो फिर तैयार, फैसला तुम्हारा होगा, जगह तुम्हारी होगी, टाइम हमारा होगा। बस टाइगर तो आने का काम करेगा। जय भीम।